अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 12 नवंबर 2024 मंगल का दिन बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और इस स्टेज पे मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से, यूरोप के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, दुनिया के हवाले से खासी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है उसका ताल्लुक तो खैर पाकिस्तान से है, जहाँ एक ऐसे वक़्त में जबकि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो सोशल मीडिया की आज़ादी के लिए खड़ा हो गया है और जो व्हाइट हाउस नया खड़ा होगा, जो सामने आएगा हमारे 20 जनवरी के बाद, उस व्हाइट हाउस की पॉलिसी होगी कि किसी भी अमरीकी का कोई भी एक्सप्रेशन जो है सोशल मीडिया पे उसका रास्ता ना रोका जा सके मुख्तलिफ हीरो बहानों से। एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर सोशल मीडिया के साथ बहुत सा प्रॉब्लम है, जिसका बरमला इजहार बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने किया। ये मामला असल में है क्या? बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब किसके बिहाफ पे कह रहे हैं, क्यों ये गलत कह रहे हैं, उस पर भी मैं तबसरा करूंगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर बहुत तेजी से अपनी प्रेसिडेंशियल टीम जो है उसे वो एक मुकम्मल करते चले जा रहे हैं। उनकी चॉइसेस से उनकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है उसका पता चल रहा है। इन तमाम चीज़ों पे मैं बात करूंगा और इस पे भी कि जब चीन ये कहता है कि चीन पाकिस्तान के साथ हर तरह से खड़ा रहेगा दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, तो चीन दर हकीकत असल में क्या कह रहा है। मैं इन तमाम चीज़ों पे बात करूंगा। जाहिर है इनसे रिलेटेड और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। कहते हैं ना कि बात से बात निकलती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद करवाऊंगा, आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस जो है मिल सकें। इसकी डिबेट के अंदर हिस्सा लें, इसे शेयर करें। हमने एक कोशिश की है कि एक इन्फॉर्म्ड रैशनल डिस्कोर्स की जो कम्युनिटी है उसे हम एक्सपैंड कर सकें। ऑलरेडी मैंने देखा है कि 6,14,000 इस वक्त इसके सब्सक्राइबर्स हैं। अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो आपकी मदद से हम तकरीबन 6,40,000 को का फिगर जो है 640 का, उसको हम 30 नवंबर तक क्रॉस कर सकते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या शिकवा है सोशल मीडिया के साथ। मजे की बात यह है कि बनी नूह इंसान की तारीख में गुज़िश्ता 10-15 बरस में अगर किसी सियासी जमात की आइडेंटिफिकेशन हुई है, उसकी वजह शोहरत बनी है सोशल मीडिया, तो वो पाकिस्तान में बैठी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी है। कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने सोशल मीडिया के टेक्नोलॉजिकल राइज से और उसके साथ जो फ्रीडम्स मुंसलिक हैं उससे इतना फ़ायदा उठाया हो जितना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे फ़ायदा पहुंचा। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़ास करके उस सोशल मीडिया के लोगों के साथ जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और जो पाकिस्तान के जनरल साहिबान के फौरी तौर पे उनकी गिरफ्त में नहीं है। उन्हीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी प्रॉब्लम है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ इसमें जनरल मसाइल भी हैं जिसकी तरफ मैं अभी आऊँगा, लेकिन जो इंटरेस्टिंग किस्म की एक स्लाइड या हेडलाइन न्यूज़ है उसका ताल्लुक बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब के साथ है। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत की इस स्टेटमेंट को siyaset.pk ने एक हेडलाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत की अपनी भी जो कहानी और रेपुटेशन है वो खासी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब का कहना यह है कि हम पे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या आफतें टूटी हैं वो हम पे सोशल मीडिया की वजह से टूटी हैं। यानी जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ सोशल मीडिया है उसके स्टेटमेंट्स और कमेंट्स की वजह से हम पे मुसीबतें टूटी हैं। और जो क्योंकि ये लोग जनरल साहिबान की जो इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की है उसके जवाब में उसकी वजह से हमारे ऊपर इद्दत का केस बना है। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत की बातें खैसी सारी ही बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन ये बात तो बहुत ही गैर मामूली किस्म की इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हमें एक रैशनल लॉजिकल मंतकी डिस्कोर्स को लेकर आगे बढ़ना है। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत साहब की इस बात के अंदर कम से कम दो तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। पहली बात तो यह कि ये जो इद्दत का केस है इसे जनरल साहिबान ने और शरीफ खानदान ने बहुत पहले से इसका तैयार कर रखा था। महीनों पहले उन्होंने ये केस तैयार कर रखा था इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के हफ्ते के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन था, उससे चंद दिन पहले ये जो इद्दत के केस का धमाका उन्होंने किया या इसका फैसला उन्होंने सुनाया। उसका मकसद ये था कि वो पंजाब के अंदर जो एक मुसलमान वोटर है, जो एक जज्बाती मुसलमान वोटर है, जो एक रवायती मुसलमान वोटर है, जिसको वो समझते थे कि बड़ा अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, वो उसे ये पैगाम देना चाहते थे, उनके अपने जहन में था कि उसको पैगाम देना चाहते थे कि इमरान खान एक अच्छा दीनदार मुसलमान नहीं है। इमरान खान का जो है उसकी मॉरल, उसका जो इखलाकी कोड है वो ठीक नहीं। वो उल्टा उनको लेने के देने पड़ गए
और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस इलेक्शन के बाद ये कहा कि इद्दत के केस जो है उसने उनका माइंड बनाया कि इमरान खान जो है उसके साथ उनको खड़ा होना है, बिकॉज इद्दत के केस ने उनकी तमाम तर जो कल्चरल बाउंड्रीज थी उसको क्रॉस कर लिया। लेकिन बैरिस्टर शेरसल मरवत कहते हैं कि इद्दत का केस इसलिए बना क्योंकि ये बाहर जो पाकिस्तान से बैठा सोशल मीडिया है, पता नहीं वो वैसे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, नाम उन्होंने वैसे लिए नहीं किसी के, और मेरा ख्याल है वो उनका नाम लेने से डरते हैं बिकॉज उनको शक है कि अगर उन्होंने उनका नाम लिया तो उन्होंने उनका मतलब तहस पटैस कर देनी है उन लोगों ने। मुझे वैसे अंदाजा हो रहा है कि वो किसकी तरफ उनका इशारा है, लेकिन इसलिए कि इन लोगों ने, ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्होंने जनरल साहिबान की कैरेक्टर असैसिनेशन की। अब बैरिस्टर शेरसल मरवत बड़े मासूम आदमी, कैरेक्टर असैसिनेशन क्या की है? क्या किसी जनरल की बीवी या बेटी या उसके कोई अज़दवाजी ताल्लुकात के बारे में लोगों ने बात की है? ये जनरल जो कि पब्लिक फिगर हैं और पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे और लोगों के पैसे के ऊपर पब्लिक ऑफिस पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं और सियासी फैसले कर रहे हैं, उनके सियासी फैसलों को एक्सपोज किया है। उन्होंने जो अरबों करोड़ों रुपए की जायदादें बना रखी हैं उसकी बात की गई है सोशल मीडिया पे। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने बाहर बैरूनी मुल्क बैठे हुए, कनाडा में हो या बरतानिया में हो या अमेरिका में हो, किसी ने जनरल साहिबान की बेगमात की बात की हो, किसी ने जनरल साहब की बेटियों की बात की हो, जनरल साहिबान जो माशके उड़ा रहे हैं मुख्तलिफ लड़कियों के साथ जो सेफ हाउसेस में, किसी की भी बात नहीं की गई। तो कैरेक्टर असैसिनेशन जो मरवत साहब इशारा कर रहे हैं वो किस किस्म की बात कर रहे हैं? जहाँ तक बैरिस्टर शेरसल मरवत साहब का ताल्लुक है, बैरिस्टर मरवत के तो अपने भी बहुत से मसाइल हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में तमाम तरह तरह के शकूक पाए जाते हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में ही पहले तो मरवत साहब जिस तरह से मशहूर हुए, वहाँ पर भी बहुत से लोगों को सोशल मीडिया में बहुत शक था। मैंने कभी उसकी तरफ इशारा नहीं किया, आपको याद होगा, जो आप में से लोग मेरा वीलॉग अक्सर देखते रहे हैं, मुसलसल देखते रहे हैं, कि मैंने कभी ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि मरवत साहब के जलसे कैसे हो जाते हैं, मरवत साहब को उन जलसों में से गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो क्राउड को इस तरह से लेके नहीं निकल सकते, उनको पुलिस पकड़ लेती है, उनके घरों से उनको गिरफ्तार कर लेती है। मरवत साहब पे कभी पुलिस का या इदारों का हाथ जो है वो ठीक तरह से क्यों नहीं पड़ सका, और जो पड़ा भी तो आपको पता है कि कभी पकड़ा उनको तो एक आध दिन में उनको छोड़ दिया गया। तो ये तमाम सवालात जो हैं वो सोशल मीडिया में बहुत से लोग जो बरतानिया में हैं और कनाडा के अंदर हैं वो ये सवालात उठाते रहे। मैंने ये सवालात बहरहाल नहीं उठाए। अलबत्ता मरवत साहब ने जो हाल ही में बहुत अजीबो-गरीब किस्म की बीमारियाँ उनको 2 हो गईं, बड़े क्रूशल मोमेंट्स पे जब लाहौर पहुँचना था या कहीं और पहुँचना था या डी चौक पे पहुँचना था, तो फिर मरवत साहब की तस्वीरें इशू हो गईं, हॉस्पिटल में हैं, आईवी लगी हुई है, बीमार हैं, बहुत बुरी सूरत हाल है। फिर उनकी वही तस्वीर आ गई, उनकी आँखें बड़ी सूजी हुई थी। एक ऐसे मुल्क में जहाँ नवाज़ शरीफ, जनरल बाजवा और आईएसआई ने मिल के प्लेटलेट का ड्रामा रचा के अदालतों को साथ मिला के उन्होंने सबकी आँखों में धूल झोंकी, वहाँ पर डॉक्टर्स ऐसी ऑइंटमेंट और केमिकल भी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, किसी को दे ही सकते होंगे जिससे आपकी आंखें सूज जाएं और आप एक आध तस्वीर ले लें, बिकॉज उसके बाद तो फिर कोई लिवर फेलियर की बात जो उस वक्त वो कहते थे वो तो नहीं, भले चंगे ही हैं वो। तो बहरहाल मरवत साहब की तो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी एट क्वेश्चन ही रहती है। तो मरवत साहब के इस स्टेटमेंट की को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं हो सकती। ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को और सोशल मीडिया को और मीडिया को ये कहना शुरू कर दिया है कि आप इस बात को इस तरह से ना कहें, इस बात को इस तरह से कहें, आपने ये क्यों कमेंट कर दिया। मेरे ऐसे अब बहुत ज़्यादा अच्छे जानने वाले दोस्त हैं जो हर वक्त ही मुझसे शिकवा करते रहते हैं, मुझे मैसेजेस डालते रहते हैं कि आपने ये कैसे कह दिया, ओ हो आप क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़े। लेकिन अभी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक बात सुनाऊँ कि गुज़िश्ता 24 घंटे में मुझे एक मैसेज मिला, जो मैं कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे एक मैसेज मिला जो सितंबर 9वें महीने के आखिरी हफ्ते का मैसेज था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े रिस्पॉन्सिबल, रीजनेबल, अच्छे जो लीडर हैं, जो बिल्कुल जिनकी रेपुटेशन मरवत साहब की तरह की नहीं है। क्योंकि मरवत साहब के तो ट्वीट के कई माना हो सकते हैं जब वो कहते हैं कि जनरल साहिबान की कैरेक्टर असैसिनेशन चूँकि सोशल मीडिया ने बाहर से बैठ के की है तो ये ऐन मुमकिन है कि मरवत साहब को कहा गया हो कि इस किस्म की पोजीशन ले ले। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनकी इस किस्म की बिल्कुल भी रेपुटेशन नहीं है, वो बड़े सीधे साधे किस्म के और एक प्रिंसिपल किस्म के शख्स हैं। उनका मैंने एक मैसेज देखा जो मैंने देखा ही नहीं 9वें महीने में, वो मैंने अब जाके नवंबर की आप कह लें कि 11 तारीख को मैंने उनका मैसेज देखा। उन्होंने मैसेज में मुझे लिखा हुआ है कि तुम क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ गए हो, क्यों हम तुम्हें पीटीआई को तबाह कर रहे हो, मुझे लिखा है, और ये कि ये हम कभी भी भूलेंगे नहीं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्या किया है, तो अगले जुमलों में लिखते हैं
कि मौलाना के तुम क्यों पीछे पड़े हो, मौलाना फजल रहमान के, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है मौलाना के अलावा। अच्छा, अब क्या है कि उस वक्त जब उन्होंने ये मैसेज भेजा, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेट ऑफ माइंड क्या थी? इनका ख्याल ये था कि हम मौलाना को इतनी प्यार देंगे, इतनी मोहब्बत देंगे, इतनी हम रिस्पेक्ट करेंगे। मौलाना के पीछे आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो आके नमाजें पढ़ते रहे, मौलाना जमात कराते रहे, दिन में 3-3 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं मौलाना के घर उनके 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 दर पे खड़े होते थे। एक तरफ से पीटीआई की टीम दाखिल हो रही होती थी, दूसरी तरफ से पीपीपी की टीम जो है वो निकल रही होती थी, वहीं इनकी बिलावल जरदारी से भी मुलाकात होती थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो मौलाना को 26वीं तरमीम में हुकूमत के साथ वोट डालने से रोक सकेंगे। लेकिन अब तो हमारे पास कहते हैं ना कि हाइंडसाइट 20/20 होती है। मुझे उस वक्त भी अंदाज़ा था और आप में से भी बहुत से लोगों को अंदाज़ा था। आखिर मौलाना का जो कैरेक्टर गुज़श्ता 20 बरस का था वो हमारे सामने था। मुझे अंदाज़ा था कि मौलाना किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिच मार सकते हैं, उसको धक्का मार देंगे, मौलाना हमेशा हुकूमत के साथ जाएंगे। इन दी एंड क्या हुआ? मौलाना ने 26वीं तरमीम हुकूमत के साथ दी। उज़र और एक्सक्यूज़ बहुत हैं मौलाना को डिफेंड करने के लिए, लेकिन जहन में ये भी रखिए कि अगर 26वीं तरमीम पास ना होती मौलाना के वोट से, तो उसके बाद ये जो मज़ीद तरामीम या कवानीन इशू किए गए हैं, लेजिस्लेशन की गई है, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म करके बिल्कुल उसको ज़बह कर दिया गया है, ये मौलाना की 26वीं तरमीम में सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। और अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, जो उसका रेशो देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना के दरमियान में जो पॉलिटिक्स चली, और मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ज़ाहिर है सियासी जमातों को हर किस्म की पोलिटिकल डील करनी पड़ती है, लेकिन बेहतर उसमें से फ़ायदा किसने उठाया? अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे तो मौलाना ने 10 में से 9 या कम से कम 10 में से 8 फ़ायदे मौलाना ने उठाए। मौलाना का जो बहुत ही एक गंदा टॉक्सिक और इम्प्रेशन बन चुका था अपनी ट्राइबल बेल्ट के अंदर, लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खान के इलाकों में, उसे मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद से उस जहर को ख़त्म कर दिया। मौलाना ने अपनी रेपुटेशन को बहाल कर लिया, उन्होंने साख को रिन्यू कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स मौलाना के पीछे नमाज पढ़ते रहे, जा जाके मौलाना के तरले मिन्नतें करते रहे। मौलाना ने अपने आप को बहाल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कम मिला मौलाना से, मौलाना ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, इस पूरी की पूरी डील का, इस रिलेशनशिप का। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के साथ जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं, उनका ताल्लुक ना सिर्फ बैरिस्टर शेर असल मरवत से नहीं है, ना ही मौलाना फजल रहमान तक उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के पावर सेंटर्स बन चुके हुए हैं, जिसमें कहीं अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम कुछ करना चाहती है, असद कैसर साहब का कुछ और मौक़िफ़ है, उमर अयूब कुछ और करना चाहते हैं, शिबली फराज का कुछ और पर्सपेक्टिव है। बज़ाहिर ऑन द फेस ऑफ इट चूँकि सभी इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं, एक यूनिफाइड लीडरशिप है, लेकिन अंदर उनके दरम्यान में बहुत से डिफरेंसेस हैं जो छुपे रहते हैं और उनको आके कॉमन फ्रंट जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो इन सब की, अली अमीन गंडापुर का सोशल मीडिया क्या करे? अली अमीन गंडापुर जब लाहौर नहीं पहुँचते, अली अमीन गंडापुर जब लियाकत बाग नहीं पहुँचते, अली अमीन गंडापुर जब पुरसरार तरीके से पहली दफ़ा गुम हो जाते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि मैं कहाँ चला गया था, फिर अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं पहुँचते, फिर वहाँ से वो गुम हो जाते हैं, फिर 12 ज़िलों से पैदल या टैक्सी लेके वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तक पहुँचते हैं। तो सोशल मीडिया वाले बेचारे क्या करें? मतलब क्या है? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यह है कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोगों को अपना एनालिसिस करना है, उन्हें अपनी ओपिनियन देनी है, अपनी डॉट कनेक्टिंग करनी है। उनका एनालिसिस, उनकी ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदलती हुई पॉलिटिकल रियलिटीज़ के साथ साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है जिसे पॉलिटिकल डील भी करनी है, जिससे सियासी कॉम्प्रोमाइज़ भी करने हैं, जिससे एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ या कम्युनिकेशन करनी है, उसके मुख्तलिफ लीडर्स को डिफरेंट लेवल पे अपना एक रिलेशनशिप रखना है निज़ाम हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, दूसरी सियासी जमातों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सोशल मीडिया पे बैठे हुए सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं उनके इंटरेस्ट एक नहीं हो सकते। सूरत हाल का हल है क्या? इसका हल बड़ा सादा सा है, इसका हल बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को बार बार ये कहना है कि हम सोशल मीडिया में बैठे हुए लोगों की कमेंट्रीज़, उनके कमेंट्स, उनका एनालिसिस, उनकी बकवास, वो जो कुछ भी कहते हैं, खा वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहें, उसको फ़ौज कहें, जर्नलों के बारे में कहें, हम उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उनका अपना एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूट्यूब चैनल है, उनके अपने ऑफिस होल्डर्स और उनके लीडर्स हैं, उनके ऑफिस होल्डर्स के अपने ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, वो अपने टेलीविजन चैनल्स में जाते हैं, कॉमेंट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ की लीडरशिप जो है वो उसके अपने लीडर्स, अपने ट्विटर हैंडल, अपने यूट्यूब के लिए जिम्मेदार हो सकती है। वो कनाडा के अंदर बैठे हुए हैदर मेहदी के लिए, बरतानिया में बैठे हुए आदिल राजा के लिए, कहीं अमेरिका में बैठी हुई पाकिस्तान वाली के लिए, एनकीडो रीबॉर्न के लिए, मुईद पीरज़ादा के लिए, वजाहत सईद के लिए और बहुत से लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। बहुत ज़ोर अगर चले आपका तो डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर आप अपना जोर चला सकते हैं, क्योंकि वो आपके ऑफिस होल्डर हैं। हम सबको कौन सा आपने कोई ऑफिस की पोजीशन दी हुई है कि आप हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया है। उन्हें सोशल मीडिया की ओनरशिप इस तरह से लेनी भी नहीं चाहिए। उनके अपने जो एसेट्स हैं, जो डिफाइंड एसेट्स हैं, उन तक ही उनकी ओनरशिप एग्जिस्ट करती है, बाकी सारे पाकिस्तान के लोग हैं। इसी एक हकीकत को देख लीजिए कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कमेंटेटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, जो इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर थे, जो खतरात से खेल गए, औरिया मकबूल जान साहब, तीसरा महीना हो गया औरिया मकबूल जान साहब को गुम हुए। कोई अखबार, कोई ज़राए अबलाग का प्लेटफॉर्म, कोई वेबसाइट, कोई यूट्यूब चैनल जो है वो उनका बात नहीं कर रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स भी उनका कोई जिक्र नहीं करते। और ये सारी की सारा क्या जुर्म उनका है कि उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा को नाराज़ कर दिया था। ये खाली उनके वो कमेंट्स नहीं है मुबारक सानी केस के, उन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस भी भेजा था। जब उन्होंने वो रेफरेंस मेरा ख्याल है भेजा था, समथिंग लाइक दैट, तो मैंने उनके साथ एक टीवी प्रोग्राम भी किया था। लास्ट उनकी अपीयरेंस कोर्ट में हुई थी जब उनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी और वो हंस रहे थे, वो स्माइल कर रहे थे। उसके बाद मेरी अज़हर सदीक साहब से बात हुई थी। अज़हर सदीक साहब ने कहा था कि अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के पहले हफ्ते में उनकी ज़मानत हो जाएगी। अभी तक तो नहीं हुई, खुदा बेहतर है कि वो कहाँ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कोई पोजीशन असूली लेनी है तो उन्हें औरिया मकबूल जान साहब के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को एक पोजीशन लेनी चाहिए। वो किस चीज़ की, किस जुर्म की पादाश में औरिया मकबूल जान साहब बंद है। चलिए चीन और पाकिस्तान की तरफ। गुज़िश्ता 24 घंटे में चीन के वज़ारत ख़ारजा के स्पोक्स पर्सन ने बीजिंग के अंदर चीन में उन्होंने कमेंट करते हुए कहा सवाल जवाब में कि चीन पाकिस्तान की हर तरह से मदद करेगा दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, और इशारा उनका यह है कि जो चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स पे पाकिस्तान में हमले होते हैं उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए चीन पाकिस्तान की हर किस्म की मदद करने को तैयार है। ये एक नई डेवलपमेंट है जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुसलसल शेप हो रही है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। चाइनीज़ पाकिस्तान को ये कहते हैं कि चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी MSS मेरा ख्याल उसका नाम है, जिस तरह से पाकिस्तान की ISI है, जिस तरह से अमेरिका की CIA है, हिंदुस्तान की एक्सटर्नल एजेंसी रॉ है, चाइनीज़ की भी एक एजेंसी है। एंड माई अंडरस्टैंडिंग इज, जो मुझे सही तरह याद है, कि उसका नाम MSS है। चाइनीज़ MSS की प्रेजेंस और अपने लोगों की काउंटर इंसर्जेंसी प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर मांग रहे हैं, और पाकिस्तानी ज़राए आप देखें अखबारात वगैरह में तो इस हवाले से बिल्कुल खामोश रहते हैं, इसको माना नहीं जा रहा। पहले भी पाकिस्तान के अंदर FBI की भी प्रेजेंस रहती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रहती है एक ना एक लिमिटेड लेवल की। पाकिस्तान के अंदर CIA की तो प्रेजेंस है ही, सारा का सारा हमारा ढांचा ही उनके कंट्रोल में है। MI6 की भी प्रेजेंस है। अब चीनी भी प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर मांग रहे हैं। अब बेसिकली पाकिस्तान के जर्नल साहिबान के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी डेलिकेट किस्म की सिचुएशन डेवलप कर गई है, क्योंकि मगरब के उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, जिनके साथ उनका छकड़ा जोड़ा जाके जनरल बाजवा ने, वो चाहते हैं कि चीन से पीछे हटा जाए और हिंदुस्तान को एम्ब्रेस किया जाए। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। बेसिकली चीन ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान से बेदखल होने को तैयार नहीं है, ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक स्ट्रेटेजिक हमारे लिए कॉरिडोर है, हम इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे और हम आपकी मदद करेंगे जो भी हमले या दहशतगर्दी हो रही है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जो हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, वो अपनी एक जजमेंट और फैसला कर रही है, और पाकिस्तान के निज़ाम से और पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उससे वो नाक रगड़वा रहे हैं बार बार। फॉर इंस्टेंस चैंपियन ट्रॉफी में आप देखें जिस तरह से वो इनसे नाक रगड़वा रहे हैं, और वो क्योंकि वो अपनी जजमेंट कर रहे हैं, वो अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमने इनके साथ हमारी पेस ऑफ एंगेजमेंट, किस स्पीड से हम इनको एंगेज कर सकते हैं, और अपने अपने तमाम जो कदम हैं वो फूंक फूंक के उठा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के जो जनरल साहिबान हैं, जनरल बाजवा ने उनको एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन में डाल दिया है। जो उनका एक हिस्टोरिक बैलेंस था गुज़िश्ता 50 बरस का बिटवीन द वेस्ट एंड चाइना, वो सारा का सारा इस स्टेज के ऊपर जो है वो डिस्टर्ब हो गया। मीनवाइल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देखें कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ आपको हिंदुस्तानी कॉमेंट्स बाज नज़र आते हैं, ये अक्सर बेसिकली IB के ऑब्जर्वर्स हैं, ये नॉर्मल रेगुलर इंडियन सिटीजन्स नहीं है। बिकॉज हम जिस किस्म की डिस्कशंस यहाँ पे करते हैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इतनी इंटरनल है और इतनी इंट्रिंसिक है कि जो रेगुलर हिंदुस्तानी शहरी हैं वो इन इश्यूज़ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो कमेंट आपको अक्सर नज़र आते हैं, कुछ दफ़ा पाकिस्तानी नामों से भी नज़र आते हैं,
ये बेसिकली उनकी जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये उसके लोग होते हैं। आप इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करें पिछले 30 महीने से कि इनका सारा जहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या मुझ नाचीज़ के ऊपर निकलता है या आप लोगों पे निकलता है। इनका गुस्सा पाकिस्तानी जनरल साहिबान पे अब नहीं निकलता। हालांकि पाकिस्तान से इनकी खार में कोई कमी नहीं हुई। इसका क्या मतलब है, ये आप खुद इसका एक फैसला जो है अपने तौर पर कर सकते हैं। अब चलते हैं ज़रा अमरीका की तरफ। अमरीका में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत तेज़ी से अपनी प्रेसिडेंशियल टीम जो है, अपनी जो कैबिनेट है, उसे मुकम्मल करते नजर आ रहे हैं। अब लेटेस्ट इसमें क्या है कि फ्लोरिडा के सेनेटर और वो चॉइसेस कर रहे हैं, उन चॉइसेस से उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनकी ओवरऑल जो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो भी हमें पता चल रही है। तो अभी पता चला है, जो लेटेस्ट है वो ये कि अभी वैसे कंफर्म ये नहीं हुआ, लेकिन फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो जो है, उनका नाम लिया जा रहा है फॉर बीइंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इससे पहले बहुत से लोग ये समझते थे कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं, वो भी एक बड़े स्टॉन्च प्रो ट्रंप हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएंगे, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल का नाम कहीं नहीं आ रहा। अब है सेनेटर मार्को रूबियो जो रिपब्लिकन है फ्लोरिडा के, उनका नाम लिया जा रहा है फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कांग्रेसमैन माइकल वोल्ट्स, ये भी फ्लोरिडा के हैं, रिपब्लिकन है, इनका नाम लिया जा रहा है फॉर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए के लिए। और न्यूयॉर्क की रिपब्लिकन कांग्रेस वुमन है एलिसे स्टेफेनिक, एलिसे स्टेफेनिक हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है फॉर बीइंग द एम्बेसडर, उनको बेखल नॉमिनेट कर ही दिया उन्होंने फॉर एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन। इन तीनों नॉमिनेशंस में कदर मुश्तरक क्या है? ये तीनों के तीनों अपनी पब्लिक पोजीशंस में चीन के सख्त खिलाफ हैं। ये तीनों अपनी पब्लिक पोजीशंस में यूक्रेन में जंग का खात्मा चाहते हैं, और उसके लिए यूक्रेन का कुछ हिस्सा अगर रशिया के पास रह भी जाए, क्राइमिया वगैरह, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तीनों ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करते हैं, ये तीनों इसराइल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो आपको एक क्लियर सेंस ऑफ, और तीनों के तीनों ईरान के बड़े सख्त खिलाफ है, तो आपको एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है यहाँ से मिलती है। मीनवाइल इसके भी खासे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये जो इंतज़ामिया ट्रंप की होगी, इसमें एमबीएस का भी एक रोल होगा। रोल का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रंप की कैबिनेट का हिस्सा होंगे, मतलब है कि उनका वाशिंगटन के अंदर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उनका असर रसूख वाशिंगटन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एमबीएस का पिछली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत असर रसूख था। एक बड़ी मशहूर खूबसूरत सी वीडियो भी है जिसमें ट्रंप बैठे हैं और मजाक में कह रहे हैं एमबीएस को कि तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हम तुम्हारी हिफाजत करते हैं, तुम्हारी सारी प्रोटेक्शन का हमने खर्चा उठाया है, तुम्हें चाहिए कि तुम हमारे से असला खरीदो और हमारे में इन्वेस्ट करो, हमारे सिस्टम के अंदर। और फिर पिछली जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें तकरीबन 300 से 500 बिलियन डॉलर का असला और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एमबीएस ने किए थे। उसके बाद चूंकि जमाल खशोगी का जो कत्ल हुआ, जमाल खशोगी के कत्ल के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ना बोली, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो उन्होंने सीआईए की वो रिपोर्ट लीक कर दी थी जिसमें ये दावा किया गया था कि जमाल खशोगी और ही रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी मैंने गलत कह दिया, मोहम्मद बिन सलमान ही, एमबीएस ही रिस्पॉन्सिबल है जमाल खशोगी के कत्ल के लिए। और प्रेसिडेंट बाइडन का ये कहना था कि मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा। ये और बात है कि बाद में उनको जाना पड़ा और सऊदी अरब से ताल्लुकात उनको मेंटेन करने पड़े, लेकिन कभी भी ताल्लुकात में उतनी वार्मथ नहीं थी जितनी फर्स्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में थी। अब ये कयास है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का रोल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। दैट हेल्प्स यू टू एक्सप्लेन कि कैसे पिछली थर्सडे को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जानू तिलमस तय करते पाए गए मोहम्मद बिन सलमान के सामने। फिर आखिर के तौर पर बता दूं कि जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और जो उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन है, उससे यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और परेशानी पाई जाती है। जहाँ पहले ही जो जर्मन एंड फ्रेंच इकोनॉमीज़ हैं उनको बहुत नुकसान पहुँचा है यूक्रेन की जंग के नतीजे में, और अब डोनाल्ड ट्रंप जिस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस का खतरा है चीन के साथ एक ट्रेड वॉर का, उसका जर्मन्स को और फ्रेंच और अंग्रेज़ों को, तीनों को ही बहुत ज़्यादा उसकी परेशानी है। जर्मन्स की तो बहुत और फ्रेंच की भी बहुत इंटरडिपेंडेंस है ट्रेड की चीन के साथ, इसलिए वहाँ पे खासी परेशानी पाई जाती है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं हेडलाइन भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले चंद घंटों में। थैंक यू सो मच।